अगर कोई मर्द औरत को ये सिर्फ धमकी दे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम मेरे माँ बाप के लिए खाना नहीं बनाती, तो सिर्फ तलाक की धमकी देना डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर कोई औरत कहे कि मैं पढ़ लिख के सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती हूँ, उसको रुकावटें पैदा करे मर्द, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। अगर कोई मर्द औरत को गाली दे, थप्पड़ दे, मारे, या उसके अलावा उसको ये कहे कि तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, मैं आसान अल्फाज में बताऊं जो हमारे सोसाइटी में ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अगर मर्द औरत को नफसियाती तरीके से परेशान करे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के मुताबिक उसको कहे कि तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम इस तरीके की दिखती हो, या औरत को कहे कि तुम्हारा गैर मर्दों के साथ संबंध है, उसका ताल्लुकात ना हो, या मर्द का खुद का ताल्लुक हो और औरत अगर उसे कहे कि तुम गलत कामों में क्यों मुलव्वस हो, उसको कहे कि मैं जो है तुम्हें तलाक दे दूंगा, या उसके ऊपर फिर वायलेंस करना शुरू कर दे, उससे बात करना छोड़ दे औरत से, ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ सबके लिए और मैं हूं आपके होस्ट डॉक्टर एडवोकेट बुशरा मलिक, और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए एपिसोड, एक नए मौजू के साथ, जो कि हमेशा की तरह बहुत ही हसास, मालूमाती और दिलचस्प है। ये मौजू है डोमेस्टिक वायलेंस और औरतों के हकूक़ पर। नाजरीन, हज़ारों औरतें हर साल पाकिस्तान में तकरीबन ऐसी पाई जाएंगी जो कभी ना कभी किसी न किसी जिस्मानी, ज़हनी या जज्बाती तशद्दुद का शिकार रही हैं। ये औरतें अक्सर चुप रहती हैं, कभी किसी मजबूरी की वजह से, तो कभी किसी न किसी डर की वजह से, तो कभी इस वजह से चुप रहती हैं कि अगर कभी माशरे में या अपने घर में ही इस मसले को किसी से शेयर करें तो इस मसले को एक घरेलू मामला समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर नाजरीन, ये बात याद रहे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक कानूनी जुर्म है और हर औरत का ये एक हक है कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और इंसाफ तक पहुँचे। आज का हमारा मौजू इन सवालात के इर्द गिर्द रहेगा, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और कानूनी तरीके से किस एक्ट को डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल किया जा सकता है। इस पर कानून में पाकिस्तानी कानून क्या है और इसकी क्या सज़ाएँ हैं। अगर कोई औरत बदकिस्मती से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, और अगर कहीं किसी न किसी निज़ाम में या कानून में कमी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, तो क्या इस्लाह उस पर की जा सकती है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इस टॉपिक पर, इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस गेस्ट को इन्वाइट किया है वो हमेशा की तरह बहुत ही मोतबर, रिस्पेक्टेड और लर्नेड शख्सियत है, जिनका वकालत में और जुडिशरी में काफ़ी नाम रहा है, साबिक जज रह चुके हैं और इस मौजू पर, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे हसास मौजू पर काफ़ी महारत और अबूर हासिल करते हैं। तो आइए चलिए मिलकर वेलकम करते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट इम्तियाज़ अली राशिदी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आम ज़बान में, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन को आज हम इस प्रोग्राम के थ्रू आगाह करना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर क्या होता है और कानूनी ज़बान में डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन से एक्ट्स शामिल हो सकते हैं, जिसे हमारी ख़वातीन आम तौर पर समझती भी नहीं है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस है और वो उसका शिकार रहती है। मैं अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि औरत के ऊपर जिस्मानी, ज़बानी या नफसियाती, इन तीनों तरीक़ों में से कोई भी अमल होता है जो हाउस होल्ड रिलेशनशिप हो, घरेलू रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर औरत के ऊपर इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में तशद्दुद होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के डोमेन में आता है, उसके ज़िम्मे में आता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस के मुताबिक हमारे पाकिस्तान में एक अच्छा कानून बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2013 का। सेक्शन 5 है उसका, जो डिफाइन करता है कि अगर कोई मर्द, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि जब मर्द औरत को मारे तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा, अगर औरत की कोई हड्डी पसली टूट जाएगी तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस है। अलबत्ता अगर मर्द ने औरत को थप्पड़ मार दिया तो वो डोमेस्टिक वायलेंस तस्वर नहीं किया जाता, जबकि ये है। अच्छा, मर्द अगर औरत को गाली दे दे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस तस्वर नहीं किया जाता, कानून कहता है कि है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। इस कानून के मुताबिक अगर कोई मर्द औरत को ये सिर्फ धमकी दे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम मेरे माँ बाप के लिए खाना नहीं बनाती, एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे भाई के तुम कपड़े नहीं धोती, तो सिर्फ तलाक की धमकी देना डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर कोई औरत कहे कि मैं पढ़ लिख के सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, जो उसका शरई और कानूनी हक है, उसको रुकावटें पैदा करे मर्द, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी के ऊपर
अपनी बहन के ऊपर एलिगेशन लगाए इमोरलिटी का, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में आ जाता है। अगर कोई मर्द औरत को गाली दे, थप्पड़ दे, मारे, या उसके अलावा उसको ये कहे कि तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, मैं आसान अल्फाज में बताऊं जो हमारे सोसाइटी में, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अगर मर्द औरत को नफसियाती तरीके से परेशान करे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के मुताबिक उसको कहे कि तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम इस तरीके की दिखती हो, या औरत को कहे कि तुम्हारा गैर मर्दों के साथ संबंध है, उसका ताल्लुकात ना हो, या मर्द का खुद का ताल्लुक हो और औरत अगर उसे कहे कि तुम गलत कामों में क्यों मुलव्वस हो, और उसको कहे कि मैं जो है तुम्हें तलाक दे दूंगा, या उसके ऊपर फिर वायलेंस करना शुरू कर दे, उससे बात करना छोड़ दे औरत से, ये सारी चीजें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में आती हैं। अब वो वायलेंस जरूरी ना है कि उसको आप फिजिकली मारें, उसको गाली देंगे, इंसल्ट करेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, अपनी फैमिली में उसका मजाक उड़ाएंगे, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इमोशनल अब्यूज करेंगे, साइकोलॉजिकल अब्यूज करेंगे, फिजिकल अब्यूज करेंगे, ऑल दीज थिंग्स कम विद इन द एम्बिएंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये सारी चीजें आती हैं डोमेस्टिक। ये तो काफी इसमें अच्छा, लिस्ट तो इससे भी और बड़ी है। अच्छा, अगर वो खुद ना करे, अपने भाई के थ्रू अपनी बीवी को टॉन करवाता है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, इनडायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो ये तो बड़ा खूबसूरत कानून बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2013 का। बड़ा आसान कानून है, जिसका मकसद ये है कि आप औरतों को, बच्चों को और वल्नरेबल पर्सन, जिसमें आपकी वालदा भी आ गई, जैसे आपके वालिद भी बूढ़े अगर वो हो गए, वो आ गए, तो इसके जो अगर मेंटली कोई डिसेबल पर्सन है, फिजिकली इनकैपेसिटेट है, तो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। जी सर, इसी के अगर हम इसी बात को आगे लेकर चलें तो ये कवानीन क्या हमारे मुल्क में इस वक्त इनकी इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से हो रही है? अच्छा, ये देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है पर इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रही ये चीज। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स अब देखिए, इम्प्लीमेंटेशन से अगर हम कहेंगे ये लॉ बना है, इस लॉ का सेक्शन 3 कहता है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, कि रियासत जो है इस चीज को प्रमोट करेगी, सही, इसमें इम्प्रूवमेंट्स करेगी। रियासत कैसे प्रमोट करेगी? स्टेट का काम है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली एक मुहिम चलाए कि औरतों के क्या हुकूक हैं, कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, इसको एक पब्लिक मैसेज के जरिए बनाया जाए। ठीक, जैसे हम कॉल पे किसी से बात करते हैं तो जो रिंगटोन चलती है ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको इस तरीके से आम किया जाए, ये टीवी चैनल्स पे लाई जाए चीज, ये इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रू ऑल मोड्स लाई जाए, ये न्यूज़पेपर में आनी चाहिए, चीज की मतलब पब्लिकेशन होनी चाहिए। एक हम जो सेमिनार्स करते हैं, जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये रियासत के लिए सेक्शन 3 कहता है कि रियासत को इस चीज को इतना आम करना चाहिए कि एक औरत पढ़ी लिखी हो या ना हो, वो गांव में रहती हो या शहर में रहती हो, उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर मर्द मेरी इज्जत नफ्स पे हमला कर रहा है, वो मुझे रिडिक्यूल कर रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है, मुझे गालम गलोच कर रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे कोई चीज जिसकी मुझे दीन और शरीयत कानून इजाजत देता है करने की, उससे रोक रहा है, तो ये मेरे राइट्स हैं, मुझे कानून देता है, मुझे दीन देता है, और ये मुझे नहीं रोक सकता। तो ये सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए। इसके अलावा जैसे हमारी अदालतें हैं, अब अदालतों में मैं 2019 में जज था दादू में, तो मैं वकील साहबान को कहता था कि बनस्बत आप फैमिली में जाते हैं मेंटेनेंस लेने के लिए, आप मेंटेनेंस देती नहीं है, वो बेचारी औरतें सालों साल कोर्टों में धक्के खा रही होती है मेंटेनेंस के चक्कर में कराया, आप डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल करें, बड़ा आसान सा तरीका है। अब इसमें एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो जजेस के अलावा इन वकीलों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो भी करें। अच्छा, वकीलों के अलावा जो सिविल सोसाइटीज के बंदे हैं, उनका भी काम है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टेट, आर्टिकल 37 कहता है आइन का कि रियासत की जिम्मेवारी है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, तो ये हमारे भी काम बनता है। अलबत्ता आइन तो या कानून ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है स्टेट के ऊपर, ये मोड्स दिए गए हैं डिफरेंट, इसके जरिए करनी चाहिए ये चीज। अब इसमें एक ऐसी सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं जो कि मोस्टली हमारे घरों में, और ख़ास तौर पे जिस तरह हमारी ये कैपिटल्स हैं, इनमें तो फिर अभी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है ख़वातीन में, लेकिन फिर भी जो आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कहता कि आजकल की पढ़ी लिखी खातून को भी अपने राइट्स विद रिगार्ड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस पता होंगे, या उनको ये भी पता होगा कि ये चीज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। तो ये तो कैपिटल हो गया। अब जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, ज़िले हैं, जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ज़राए नहीं है जिसके थ्रू ये औरतें जान सकें कि हमारे ये राइट्स हैं तशद्दुद के ख़िलाफ़, और ये चीज़ें तशद्दुद में आती हैं। और ऐसे इलाकों में ही ख़ास तौर पे घरों में औरतों को शोहरों की तरफ से बहुत सख्त डर होता है कि हम मार खा लेंगे, चलो हमारे बच्चे तो सुकून में रहेंगे, या एटलीस्ट बच्चे हमारे बच्चे रहेंगे, या अगर मैं ये चीज़ कहीं
कहीं अदालत में ले भी गई तो मेरा शौहर मुझे मार देगा या मेरे बच्चों को नुकसान कर देगा। अब इस तरह की सूरत हाल में क्या कोई एक्ट या कोई प्रोविजन है जिसमें औरत को पर्दे पे भी ना आना पड़े और उसका जो है ना मामला भी चल पड़े? सेक्शन 7 है डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2013 का। ये कानून कहता है कि अगर औरत जिस पे वायलेंस हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो खुद जाए, ठीक है, वो किसी को या तो अथराइज करे। एक चीज ये है, औरत ने किसी को अथराइज कर दिया आप चली जाएं, अब अथराइज करेगी फिर भी औरत का नाम आएगा तो उसी ने अथराइज किया है। इसके अलावा वो कानून कहता है कि कोई भी स्ट्रेंजर अगर देखता है कि किसी मोहल्ले में वायलेंस हो रहा है किसी औरत के ऊपर, बच्चे के ऊपर, वल्नरेबल पर्सन के ऊपर, तो वो पर्सन स्ट्रेंजर जो है उस फैमिली से वो भी आके कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर सकता है कि सर मेरे पड़ोस में एक शख्स अपनी बीवी को रोजाना मार रहा है, ठीक है, वो उसको गालम गलोच कर रहा है, सर वो जॉब पे जा रही थी, यहाँ पढ़ती थी बच्ची, उसको पढ़ने से रोक रहा है, अच्छा उसको जॉब नहीं करने दे रहा, या उस इतनी गालम गलोच करता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है, ये रोज का मामूल बन चुका है, तो उस औरत को जाने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ये हमारा भी काम है। हम अगर देखें कि किसी औरत के साथ इश्यू आ रहा है तो हम जाके डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल कर दें, ना इसमें कोर्ट फी लगती है, ना आपका कोई खर्चा है, 2 पेपर आपको कोर्ट में जमा कराने पड़ते हैं, वकील करने की जरूरत भी नहीं है। और इसके लिए आपने कहा खासतौर पे सेक्शन 7 डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट का अथराइज करता है, कोई भी शख्स जाए देखेगा किसी औरत के ऊपर वायलेंस हो रहा है, जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और इस सूरत हाल में उस औरत का अपना नाम भी यूज नहीं हो रहा होगा, अपना नाम भी यूज नहीं रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो नोटिस इश्यू करती है, अच्छा, वो जो बंदा वायलेंस कर रहा है उसको भी और उस औरत को भी। अच्छा, और इस पर जैसे ही कोर्ट नोटिस इशू हो गया उस वक्त जब उसके शौहर को भी पता लग गया कि अब मेरी जो ये शिकायत है वो कोर्ट तक चली गई है, इस टाइम फ्रेम से लेकर जब तक ये मामला या ये 2 एप्लीकेंट्स और ये डिफेंडेंट जो है ये कोर्ट में नहीं आ जाते, इस दौरान औरत की सिक्योरिटी का क्या निज़ाम? तो जब डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल होती है सेक्शन 7 में, तो कानून कहता है कि सेक्शन 10 के तहत कोर्ट इंटरम आर्डर कर सकती है। इंटरम आर्डर में को मैं आसान बताऊं कि आर्जी आर्डर कोर्ट उस वक्त कर सकती है। अब अदालत कहे कि कोई औरत आ गई, वो खुद आई, अथराइज पर्सन के थ्रू आई, या किसी स्ट्रेंजर ने आके एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब औरत आए, अब जाहिर सी बात उस औरत को खौफ होगा कि मैं घर जाऊंगी दोबारा मुझे मारेगा, बिल्कुल, तो अदालत उस पे ये ऑर्डर कर सकती है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ को, एसएसपी को, वुमेन जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होती हैं उनको, कि आप इस औरत को तहफ़्फ़ुज़ दें, ठीक है, इसके शोर से लिखवाएं, अगर इसको कुछ भी होता है उसका जिम्मेवार ये है, और उस औरत की एक फोन कॉल पे उसको रिस्पॉन्ड करें अगर उसको एप्रीहेंशन हो तो अदालत फौरन, जब पहले दिन पिटीशन फाइल होती है पहले दिन अदालत उसको प्रोटेक्शन दे देती है। अगर उसको नान नफका नहीं मिलता तो पहले दिन अदालत ऑर्डर कर देती है इसको आप नान नफका प्रोवाइड करें। अगर औरत को घर से निकाल दिया तो पहले दिन अदालत ऑर्डर कर देती है कि इस औरत को उसी घर में रहने दे। अब एक मैं आपको मजे की चीज बताऊं, अगर औरत कहे कि मर्द मुझे घर से निकाल देता है, मुझे रहने नहीं देता, मेरे बच्चे उधर हैं, तो अदालत ये भी ऑर्डर कर सकती है कि शौहर को घर से निकालें। अच्छा, औरत अपने बच्चों के साथ घर में रहेगी। ताकतवर कानून है, बड़ा ताकतवर कानून है, और वो शौहर पाबंद होगा अपनी बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए भी, अपनी बीवी को मेंटेनेंस देने के लिए भी। तो मतलब कानून तो है हमारे पास, कानून बड़ा जबरदस्त कानून, बड़ा जबरदस्त कानून, बस इसकी जिस तरह आज भी अगर औरतों को शिकायत है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से शिकायत है, जिसके लिए आपने बताया कि हमें इसके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं कि हम ये औरतों तक पहुंचाएं, उसके ज़राए पहुंचाएं। ठीक, अब कानून, अब केस चला गया कोर्ट में, अब चला गया और ये साबित भी हो गया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, सजाएं क्या हैं इस पर? अब सजा से पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, ये बड़ा प्रिसाइज फार्मूला है, इसमें जो गफलत है ना, माजरत से हम वकीलों की भी है, ठीक है, औरतें आती हैं, मेरी आदत होती है जब भी मैं उनका फैमिली सूट करता हूं मैं डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन कर देता हूं, ठीक है। बहुत सारे ताकतवर लोग जो हैं वो आज भी कोर्टों में आ रहे हैं अक्यूज की हैसियत में, 1 लाख रुपए को उनके वारंट निकले हुए हैं, वो अक्यूज की तरह खड़े हो जाते हैं हाथ, बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं इस हमारे प्रूवेंस की। अब देखें, अगर कानून हमें कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल होगी, 7 दिन का टाइम देगी कोर्ट नोटिस, 90 दिन में डिस्पोज ऑफ करना है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं। अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन में ये प्रूव हो गया कि मर्द ने औरत को मारा है, फिजिकल अब्यूज है, तो हमें पाकिस्तान पीनल कोड में जो सजाएं दी गई हैं, एक आम मर्द दूसरे मर्द को मारता है किसी को, वो सारी सजाएं मिलेंगी उसी हस्बैंड को जो अपनी बीवी को मारता है। या जैसे 3 मिसाल में दे दूं आपको, अगर कोई मर्द स्टेकिंग करता है किसी औरत के ऊपर, ठीक है, स्टेकिंग हम इसे कहते हैं, उनको ताड़ता है, उनको देखता है, उसकी भी कानून सजा प्रोवाइड करता है 6 महीने तक, ठीक है। इमोशनल अब्यूज सिर्फ करे, फिजिकल अब्यूज ना करे, फिर भी 1 साल की सजा दी गई है। अगर सेक्सुअल अब्यूज करता है, वो खुद करे या असाल्ट करे, सेक्सुअल अब्यूज के बहुत सारी आ जाते हैं, आप किसी को फोर्स करें, किसी को आप परेशान करें,
फिजिकली मोलेस्ट करे, उसकी भी 2 साल कानून सजा देता है। अब सजा आ गई उसको, सजा आने के बाद वो बाहर निकल गया, अब वो अगर दोबारा करे तो क्या दोबारा केस दाखिल हो सकता है, या एक ही मरतबा केस होगा? दोबारा भी हो सकता है। अच्छा, सही। वो कानून इजाजत देता है कि अपार्ट फ्रॉम ग्रांटिंग प्रोटेक्शन, मॉनिटरी बेनिफिट, मेंटेनेंस, शेल्टर, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं, को अदालत उसको सजा देती है। इसी तरीके से क्रिमिनल ट्रायल चलता है जिस तरह एक अक्यूज के खिलाफ चलता है। अच्छा। जो कोई चोरी करे जिसका केस चले, कोई किसी को मार पीट दे, सर फाड़ दे, किसी का केस चले, उसी तरीके से वो अदालत में एक अक्यूज की हैसियत में खड़ा होगा। सही। अब वो सवाबदीदी इख्तियार होते हैं अदालत के, जब केस फाइल हो तो अदालत पहले कहती है कि इनकी हम काउंसलिंग कराएं। सेक्शन 8 कहता है कि इनका मसला हल हो जाए। अगर वो मर्द मोल्ड कर देता है अपना वेस, इंसान बन जाता है कि कहता है मैं अपनी बीवी को नहीं मारूंगा, वो उसको और मुझे शरई हक सूरह निसा की आयत 34, जहां से ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमारे जो मौलवी मुल्ला हजरात हैं नाराज हो जाएंगे हमसे, वो जो आयत है 34 सूरह निसा की, उसमें लिखा हुआ है कि अ मैन इज गिवन चार्ज ओवर द वुमेन, मर्द हाकिम है औरत के ऊपर। आप इस हाकिम की आयत को पकड़ के मौलवी कहते हैं कि जाओ बीवी नहीं सुन रही जाके मारो। बिल्कुल ऐसा ही है। कोड़े पकड़ो, डंडा लो, उसका सर फाड़ दो, किसे नहीं मार रही तुम हाकिम हो। इसकी वजाहत होनी चाहिए ना, कौन वजाहत करेगा? पढ़े लिखे लोग वो करेंगे कि मेरे भाई ये जो मर्द औरत पे हाकिम है, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मर्द के राइट्स ज्यादा है औरत के राइट्स कम है। वुमेन इज अ कमोडिटी, वुमेन इज अ लेसर स्पीशी, ये कहीं नहीं है। जैसे मर्द के राइट है उसी तरीके से औरत के राइट है। सिर्फ 2 चीजों में मर्द को फोकियत है औरत के ऊपर कि वो उसको नान नफका देता है और तहफ़्फ़ुज़ देता है, पर इन दोनों चीजों में से भी एक मुराद कतन नहीं कि मर्द का दर्जा ज्यादा हो गया। दर्जा ज्यादा, बिल्कुल ठीक। दोनों के एक दूसरे के एक ही हुकूक हैं, एक ही राइट है। अब आखिरी खुतबा अल्लाह के रसूल का सुने, अगर दूसरी सुन्नत तो मान रहे हैं आप तो ये भी तो माने। अब कहते हैं सूरह निसा में लिखा हुआ है कि मर्द औरत को मार सकता है, तो वो कब मार सकता है? वो भी तो ये भी तो आप देखें ना कि वो क्या वर्स्ट कंडीशन कौन सी है मार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही, और बहुत ही ज़बरदस्त इस नुक्ते पर आपने जो है पॉइंट आउट किया। सर, आखिरी सवाल आपसे इस वक्त ये है कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए तो आप कौन से ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जो हमारी इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में, तो अमल दरामद में एक हर्डल बना हुआ है, ऐसा कौन सा मुद्दा आप पकड़ेंगे और उसको टारगेट करेंगे कि वो सबसे ज्यादा इसकी इफेक्टिवनेस पर, लॉ की इफेक्टिवनेस पर असर डालेगा? मेरी नज़र में तो सबसे पहले इसकी जो अवेयरनेस है ना, वो इतनी आम होनी चाहिए कि हर औरत को जो शहर और गाँव में थ्रू ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मोड्स, अब तो बड़ा डिजिटलाइज दौर आ गया है, मोबाइल फोन हर किसी के पास हैं, टीवी चैनल्स, गरीब भी होगा उसके घर में टीवी होगी, आप इसको इतना आम करो कि एक औरत को पता चल जाए कि उसके डोमेस्टिक वायलेंस में राइट क्या है। और इसके अलावा मैं कहूँगा प्रोसीजर और भी आसान बनाया जाए। ये क्यों औरत वकील करे, किसी वकील के ऑफिस में जाए या किसी दूसरे बंदे को कहे आप करें, आप एक कॉल सेंटर बना लें इस तरीके से। वैसे तो बने हुए जो रिस्पॉन्ड करते नहीं, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि जब एक औरत रिस्पॉन्ड करे तो वो कॉल सेंटर को इस तरीके से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ही आप दे दें जिसमें मैंने कि वो औरत के ब्याह पे कंप्लेंट बनाए और खुद जाके कोर्ट में फाइल कर दे। बिल्कुल उस औरत को कोर्ट में आने की जरूरत भी पहले दिन न पड़े। वो कोर्ट उसके बाद जब अदालत में दाखिल हो जाए तो वो नोटिस इशू हो जाए और जज साहबान को भी पाबंद किया जाए कि 90 डेज से एक दिन भी आगे न जाएगी। बिल्कुल सही। कोई भी सिचुएशन आगे बार का प्रेसिडेंट खड़ा हो जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आ जाए या कोई ताकतवर इंसान का बेटा खड़ा हो जाए, कुछ भी हो, उसकी लिमिटेशन टाइम की नहीं बढ़नी चाहिए। इफेक्टिवली औरत को आप अगर प्रोवाइड करेंगे रेमेडी, उसको उन वकीलों के चक्कर से बचाएंगे या कंसल्टेशन फीस से बचाएंगे तो ये बड़ी आसान चीज हो जाएगी। ये मेरी नजर में ये चीजें बड़ी अहम है, ये करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन दें आप औरतों के हुकूक के मुताल्लिक। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत दिलचस्प तरीके से हमारी गुफ्तगू हुई और जिन नुक्ता नज़र पे हमारी बात हुई है ये हमारी ख़ास तौर पे हमारी आवाम को, ख़वातीन को, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर कि आपने हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आया और इस मौजू पर बात की और मुझ समेत हमारे नाजरीन को इससे आगाह किया कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर है क्या। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों के हकूक़, बेहतरीन तरीके से उस पर कवानीन हमारी पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। कमी किस चीज़ की है? इम्प्लीमेंटेशन की। इस कानून को एक्सेसिबल बनाने की हर तरीके से, चाहे वो कोई कैपिटल हो, चाहे वो कोई रिमोट एरिया हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं, ऐसे ज़राए बनाएं कि जिससे ये कानून
हमारी ख़वातीन तक पूरे तरीके से पहुँचे, इस नॉलेज को उन तक पहुँचाया जाए, उनके हकूक़ का उनको बताया जाए कि किस किस सिचुएशन में वो क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या रास्ते इख्तियार कर सकती हैं। उम्मीद है इस प्रोग्राम से आपको बहुत ज़्यादा रोशनी मिली होगी इस मौजू पे, और आपके बहुत सारे सवालात जो है इसको हम आंसर कर सके होंगे। लेकिन टाइम की कमी की वजह से अगर हम किसी सवाल को आपके एड्रेस नहीं कर सके, तो हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए इस नंबर पर रब्ता करें और हमसे अपने सवालात की दरख्वास्त करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दे सकें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये कि हमारे चैनल मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट डॉक्टर एडवोकेट बुशरा मलिक को। अल्लाह हाफ़िज़।